चलिए देख लीजिए फटाफट थोड़ा सा जो रिमेनिंग पार्ट बचा है आईआर का, शुरुआत का एक से बेसिक जो है ये बहुत जरूरी है। तो आज बेसिक्स वाला पार्ट जो बचा है उसको खत्म करना है, क्योंकि ये सब टेक्निकल टर्म फिर बाद में आगे आकर सब यूज होने वाला है। तो मैं बार बार थोड़ा थोड़ा हिंट नहीं दूंगा, इसलिए पहले डिटेल पढ़ा देता हूं, ठीक है ना। तो ओपन कर लो और क्विक एक बार 1 से 22 तक क्विक एक बार करेंगे और खत्म करेंगे। तो पहले मैं जो आपका पार्ट बचा हुआ है, रिवाइज नहीं हो रहा है, जो पार्ट बचा हुआ है उसको खत्म कर लेते हैं, इसी बहाने आपका काम हो जाएगा। ऊपर ऊपर जो चीज है उसको आपको समझ में रखना है। पहला टाइमलाइन है, कोई तकलीफ नहीं है इसमें, बोलते हैं ना जोर से, यस और नो, और जोर से थोड़ा, यस और नो। तो पहला टाइमलाइन में क्या है सर? टाइमलाइन आपको पता है, वर्ल्ड वॉर 1, यूनिपोलर, बाइपोलर, अब तो ये चमक रहा होगा। अच्छा प्लीज थोड़ा प्यार से याद करिएगा, पहला दिन जब पढ़ रहे थे तब। अब दूसरा पेज पे है पूरा, ठीक है। मिनिमम कितना जनरेशन? 2 जनरेशंस। तो मिनिमम 2 जनरेशंस कोई रहा है पर्सन ए और दूसरे जगह जाके, तो फिर उसको डायस्पोरा हम बोलेंगे। मिनिमम 2 होना चाहिए। इंडियन डायस्पोरा क्या हर जगह राजा ही है? नहीं सर। तो इंडियन डायस्पोरा इज एवरीवेयर, बट हर जगह वो इकोनॉमिकली अच्छा नहीं है। सुन पा रहे? तीसरा पॉइंट है अलायंस। अलायंस ही था ना। अलायंस और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट में डिफरेंस कुछ बताया था। तो अलायंस और एसपी में बस इतना डिफरेंस था कि अलायंस में वो अपने सिक्योरिटी प्रोवाइड खुद नहीं कर पाता है, उसको सिक्योरिटी कोई और देगा, लेकिन उसके बदले क्या लेगा? मार्केट एक्सेस। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट में अपने को सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। आप सर उसके बाद उसके आगे की बात करेंगे, जैसे इंडिया जापान, आगे स्मार्ट सिटी और सारा का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, ठीक है। अब सर 5वें पे उसके बाद आएंगे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बाद 6 पे ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज एंड ज्वाइंट नेवल पेट्रोलिंग। तो आपको नौसेना गश्त और नौसेना, और हिंदी में बोलूंगा मैं, परेशान मत होना, ठीक है। हिंदी वाले बिल्कुल परेशान नहीं हो, मतलब इलाज किया जाएगा, ठीक है। जिम्मेदारी है तो इलाज किया जाएगा। कितने लोग चाहते हैं हिंदी में भी बोले? ठीक है ना करे, बोला जाएगा, परेशान मत हो, ठीक है। करेंगे अपन। तो पहला है ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज एंड ज्वाइंट नेवल पेट्रोलिंग। मैंने बोला था कि ये जरूरी नहीं है कि जब तक अलायंस ना हो तब तक पेट्रोलिंग नहीं किया जा सकता। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना अलायंस के भी आप पेट्रोलिंग, बिना अलायंस के भी आप ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज, युद्ध सेना अभ्यास कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपका उसके साथ अलायंस होना जरूरी ही हो। अब उसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर 7, कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरनेशनल रिलेशन। तो इंटरनेशनल रिलेशन, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में टकराव, ठीक है। तो पेज नंबर अगर 7 पे आएंगे, सर याद रखना ये जो ऐसे है ना, इसको रिकॉल कर लेना। ये बहुत लकी है आप लोगों का, काम हो रहा है, बढ़िया, ये फायदा हो जाएगा, मैं सच्ची बता रहा हूँ। सबका निचोड़ पहुंच जाएगा आपके दिमाग तक एक ही बार में। शब्द सुनते आप अटैक करेंगे उस शब्द पे कि क्या है ये। उस तरीके का तैयारी अगर है तभी मजा भी आता है, नहीं तो शब्द सुने और सोचे कि क्या था तो दिक्कत हो जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरनेशनल रिलेशन, तो मैंने बोला था अंतरराष्ट्रीय संबंधों में टकराव होता है तो डिप्लोमेसी, टॉक्स, वार्ता ही उसका सॉल्यूशन होता है। और उसका हिंट के लिए मैंने आपको वहां पे बहुत सारे तथ्य भी दिए हुए हैं। क्या क्या सर? 1962 में हुआ, 1967 सिक्किम चाइना विवाद, समझ रहे हैं। उसके बाद आगे 2012 दौलत बेग ओल्डी वाला, दौलत बेग ओल्डी आपको बता चुका हूँ, डीवीओ रोड का। अब आगे का बता चुका हूँ, अब पीछे का कनेक्ट अच्छे से हो जाएगा, डोकलाम वैली। उसके बाद फिर क्या, गलवान। इन सब का सॉल्यूशन कहाँ निकला? टॉक्स पे, वार्ता से। तो सर बातचीत से ही आप सुलझा सकते हैं, इसलिए आपको दिमाग में रखना है कि डिप्लोमेसी हर फॉरेन पॉलिसी है, हर कंट्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। पेज नंबर 8, वार एंड सिविल वार। पता है आपको, सिविल वार देश के अंदर 2 कम्युनिटीज, पॉलिटिकल पार्टीज या समथिंग, जाति धर्म, ठीक। उसके बाद सर नेक्स्ट बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति का संतुलन। तो बोला था ABCD है, अगर A पावरफुल हुआ तो सर उसको कॉम्पनसेट करने के लिए B और C आपस में अलायंस कर सकता है ना। सिमिलरली दिस इज द वे, मैंने बोला था एक टर्म बोला था, अगर याद हो तो बताना। अलायंस इज अ वे टू डोमिनेट पावर। अलायंस एक तरीका है कि पावरफुल बनने का और फिर डोमिनेट करने का। सर ये तरीका ही तो है कि आप क्या करते हैं, दूसरे को प्रपोज करते हैं, उसके बदले मार्केट एक्सेस लेते हैं और उसके बाद आप पावरफुल हो जाते हैं। तो इट्स ए डिफरेंट वे टू बिकम ए पावरफुल कंट्री। दूसरा बैलेंस ऑफ पावर के बाद आएंगे पेज नंबर 10 पे, वहां पे 3 टर्म है और तीनों टर्म तो सर आपके जीवन में बस गया होगा। इंपीरियलिज्म, उसके बाद कॉलोनियलिज्म एंड देन नियो कॉलोनियलिज्म। याद है ना सभी को? पूछ लो पक्का, ताल ठोक के बता दोगे? चलो ठीक है, तो पूछ लेते हैं, अभी सामने है तो पूछ लेने में क्या दिक्कत है ना। चलो सुधीर बता दो, इंपीरियलिज्म पहले बताओ। और नव्य उपनिवेशवाद क्या है? नव्य उपनिवेशवाद, नियो कॉलोनियलिज्म।
बहुत बढ़िया यार, मैं उम्मीद कर सकता हूँ क्या? मतलब अच्छा लग रहा है, वैसे आता है तो ठीक है। सबको पता है ना? अच्छा, जिनको नहीं पता वो चेहरा ढूंढ रहा हूँ मैं, आला समझ कि पूछूं और वो ना बताए, और तब मैं अपने आप पे फक्र करूं कि फक्र है, फक्र है। समझ में आ रहा है? चलो, तो 3 चीज बताया था। इंपीरियलिज्म, जिसमें सिर्फ रिसोर्स का इस्तेमाल करेंगे। कॉलोनियलिज्म, रिसोर्स प्लस गवर्नमेंट पे आप कंट्रोल करेंगे, शासन। और तीसरा उसके बाद क्या था कि सर आजकल हम ना चाहते हुए भी इनडायरेक्टली क्या है, नियो कॉलोनिज्म में रह रहे हैं, नव उपनिवेशवाद में, क्योंकि सर हमारे डिसीजन हम पर हो ही रहे हैं। तो पेज नंबर 11 पे आएंगे। उसके बाद सर यहां से जीवन का आनंद लेंगे। तो आर्म्स एंड, यहां पे डिसआर्मामेंट, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा। ये बताया था मैंने आपको। तो 2-3 शब्द बोला था, एक आर्मामेंट, दूसरा बोला था डिसआर्मामेंट। तो आर्म एंड डिसआर्म। तो आर्मामेंट, आर्म्स का मीनिंग हथियार समझिए, आर्मामेंट मतलब हथियारों की संख्या बढ़ाना। अरे सुन पा रहे हैं? ठीक है। और दूसरा क्या है? डिसआर्मामेंट। तो डिसआर्मामेंट मतलब हथियारों की संख्या बढ़ाना कि घटाना? घटाना। और आर्मामेंट में हथियारों की संख्या बढ़ाना। ठीक है, हिंदी में बोल देते हैं, चिंता मत करो। आर्मामेंट का मीनिंग क्या है? अस्त्री शस्त्रीकरण बोल लीजिए जो भी। और यहाँ निरस्त्रीकरण, निरस्त कर दिया, मतलब आपके पास जो था आपने उसको खत्म की, नहीं चाहिए बेटा, मतलब किसी ना किसी वजह से कर लिया। ठीक है, फिर तुम आगे आओ, यहाँ पे आप यहीं रहो, मेरे क्लोज थोड़ा रहोगे ना, अच्छा रहता है। यहाँ पे अपन इधर आ जाओ, जल्दी आ जाओ, क्विक, बिना टाइम मतलब वेस्ट किए। नहीं तो पता है नहीं पढ़ पाओगे, आप भी नहीं, आप पढ़ ही नहीं पाओगे। रिजल्ट देना है, रिजल्ट तो देना है। अच्छा, कपड़ा है वहां पे, कपड़ा है, चलो अब आगे आ जाओ। आपको नहीं पता है, मैं जितने लोगों को फर्स्ट ईयर में बैठाया हूँ सब कोई क्वालिफाई कर गया है। मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, जितने लोगों को बैठा हूँ ऑन कैमरा क्वालिफाई कर गया है सर। और एक एग्जाम नहीं, बहुत सारे एग्जाम्स में डेफिनेटली, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बाकी मजा आएगा। अब देखिएगा सर, पहला आइए आर्मामेंट, दूसरा क्या आ गया? डिसआर्मामेंट। तो आर्मामेंट मतलब क्या? इंक्रीज द नंबर ऑफ आर्म्स, मतलब हथियारों की संख्या क्या होगा? बढ़ना। और डिसआर्मामेंट हथियारों की संख्या घटना। और ये पढ़े थे सब लोग, आप लोग लगभग सभी लोग पढ़े थे ना? चलो एक क्वेश्चन पूछते हैं, पेज नंबर 11 पे ध्यान देना। 11 पे मैंने लिखा है आर्मामेंट मतलब हथियारों की संख्या बढ़ाना, और डिसआर्मामेंट रिड्यूस द नंबर ऑफ आर्म्स। कोई दिक्कत नहीं है उसमें। नीचे आइए, एक उसमें टर्म है कि सर टेंजिबल मैंने बोला था और इनटेंजिबल बोला था, टेंजिबल और इनटेंजिबल। तो टेंजिबल का मीनिंग क्या था? फिजिकल आर्म्स प्लस न्यूक्लियर, मतलब कि आप हथियार AK-47 और न्यूक्लियर, जब इस चीजों का डिस्कशन करते तो उसको टेंजिबल आर्म्स बोलेंगे। और दूसरा बोला था इनटेंजिबल। इनटेंजिबल में क्या है बताओ तो? साइबर वार हो सकता है, जैसे साइबर क्राइम आजकल मैंने बोला भी था कि आजकल लड़ाई हथियारों से नहीं सर, इनटेंजिबल आर्म्स का लड़ाई है। तो वो थोड़ा दिमाग में आपको रखना है। तो ये 2 पार्ट आर्मामेंट डिसआर्मामेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। उसके बाद नीचे आएंगे, मैंने बोला था कि सर इंडिया, और कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है कि आर्मामेंट या डिसआर्मामेंट कभी भी बिल्कुल जीरो नहीं हो सकता कि किसी के पास हथियार 50 थे उसने कंप्लीट जीरो कर दिया, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है कि सारा का सारा हथियार जीरो हो गया, सब सुख शांति से रह रहे हैं। सर ये इतना प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल होने का चांस कभी नहीं, ठीक, लेकिन हाँ रिड्यूस किया जा सकता है। अब जरा नीचे आइएगा, तो 2 चीज मैंने बोला था कि इंडिया ने एक ही बात बोला था कि वी वांट पीस, हम सर शांति चाहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सुन लेना, और इसके बाद एक और जो अभी चलेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शांति अपन चाहते हैं, लेकिन अगर कोई हमारे आसपास हथियार उगाएगा तो सर हम भी आर्मामेंट करेंगे। अगर सारा का सारा कंट्री डिसआर्मामेंट करना शुरू कर दे, हम भी कर देंगे। और ऐसा सर शांत नहीं रहने वाला है, तो हमें करना पड़ेगा, बात खत्म। अच्छा, अब ये सब चीजें सुनोगे ना तो आपको लगेगा अरे सारी तो 2-3 बार सुन लिए, क्यों? पाकिस्तान अंदर पढ़ चुके हैं आप, फॉरेन पॉलिसी पढ़ चुके हैं, अब लगेगा ये। और इसी को खाली फर्स्ट क्लास याद करते ना, तो फर्स्ट क्लास में ऐसे थे। फर्स्ट क्लास और अभी में डिफरेंस है, चल क्या रहा है ऐसे सामने से चलना, नाचना, जैसे जैसे कर रहा है। ये जो चीज था ना, पढ़ने के बाद तब पता चलता है कि सर क्या होता है। तो 2 ही चीज है, मैंने बोला जब तक लक्ष्य मतलब तब तक आपको बड़ा लग रहा है जब तक पाया नहीं गया है। हासिल हो जाएगा उसके बाद लगेगा अरे क्या था ये, समझ रहे हो, मतलब मजाक था। आगे आप गले लगा लेना एक बार। दूसरा है जियो पॉलिटिक्स, दूसरा क्या है? भू राजनीतिक। ये आपको अच्छे से बताया था कि ईरान हमारे लिए जियो पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट है, लेकिन जियो पॉलिटिक्स में भी 2 डायमेंशन था, एक लोकेशन वाइज, दूसरा रिसोर्स वाइज।
ईरान ऐसे जगह पे है कि सर अगर हमको अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में जाना है तो बिना ईरान के मदद से नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा सबसे प्यारा दोस्त हमारे बगल में बैठा है जो हमको रास्ता नहीं देगा। समझ में आ रही बात? तो हमको ईरान से होकर जाना पड़ेगा। और याद है जहेदन, जारंज, डेलाराम, याद है ना? भूलना मत सर, भूलने देंगे भी नहीं। तो आगे उसके बाद दिमाग में रखना, ईरान इज जियो पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट, लेकिन लोकेशन वाइज की रिसोर्स वाइज, लोकेशन वाइज। अब बात करते हैं रिसोर्स वाइज। तो जैसे सऊदी अरबिया से हमने ऑयल लिया मान लो, तो हमारे लिए सऊदी अरबिया इंपॉर्टेंट है किसका? और मैंने बोला था मेंस में वर्ड यूज कर दो, कुछ नहीं, जियो पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट, सारा काम आपने बोल दिया, बात खत्म है। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि लोकेशन की रिसोर्स, सीधा लिख देना है, भू राजनैतिक रूप से सऊदी अरबिया हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है, बात खत्म। अब सर बाकी आपको समझना, आप समझ लो, और वो सर समझ भी जाएगा कि यार क्या बात है, मतलब दिल जीत लिया। समझ में आ रहा है? एक शब्द में सारा कांड हो गया। उसके बाद था पैरा डिप्लोमेसी, याद है ना? आमी बांग्ला छे और घर में जंगला छे। तो ये जो पार्ट है याद रखना। इधर पैरा डिप्लोमेसी क्या बताया था कि सर बंगाल और तीस्ता नदी का जो था, तो सर बाद में गवर्नमेंट ने क्या बोला, बेटा तुम और बांग्लादेश सुलझा लो और जो होगा साइन हम करेंगे। और मैंने बोला था देश का बात है सर, ये नहीं कि आपस में अपना कर लिया अलग, तो साइन तो सर हमेशा पार्लियामेंट ही करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ही बाहर के कंट्री से हमेशा इन्वॉल्व होगी। तो पैरा डिप्लोमेसी जब एक स्टेट ऑन द बिहाफ ऑफ सेंटर लेती है और फिर सेंटर उसको अलाउ कर दे, उसको क्या बोलेंगे? पैरा डिप्लोमेसी। और ममता बनर्जी याद रहेंगे आपको। नहीं, सुलझा नहीं है और अभी सुलझने वाला भी नहीं है। 2023 में फिर मुद्दा आने वाला है ना, ठीक है? तो परसेंटेज का मुद्दा था, बंगाल मान नहीं रहा है, हम कह दें, और सेंट्रल गवर्नमेंट को सर अलग राजनीति करना है। तो अगर बीजेपी की सरकार, मैंने बोला था आती बंगाल में, जो कि आई नहीं, उसके कारण ये हो गया कि सर वो मुद्दा और ज्यादा दिन तक मतलब डिले हो गया। इसीलिए अब मोदी जी क्या करे, अब ममता बनर्जी से मतलब पैसा उसा का बात है तो पकड़वा उकड़वा दे रहे हैं। समझ में आ रही बात? न्यूज में देखे आप लोग ना, करोड़ों की बारिश हो रही है। ममता बनर्जी का सडनली चेंज हो गया, पहले मोदी करती थी, अब सर प्यार सॉफ्ट हो गई है अब, क्योंकि समझ में आ गया है कि बेटा ये लताड़ेगा सबको। समझ में आ रहा है? तो सर नाम जी पकड़ा हुआ है। अगर आप घुसखोर हैं तो आप डरपोक हैं, आपको रात को नींद आनी नहीं है, चाहे आप कितने भी पावरफुल आदमी क्यों नहीं हो, घुसखोर हैं तो डर लगेगा। और याद रखिएगा सर, पी चिदम्बरम जैसा आदमी है ना अगर जा सकता है तो सर बहुत कोई जा सकते हैं। और बहुत लोग अभी टारगेट में हैं, क्या कि बीजेपी हार गई है बंगाल में, तो टारगेट तो करेगी ना भाई, मजाक थोड़ी है। आइए तो पेज नंबर आएंगे, अब आपका यहाँ से कहानी शुरू होगा। 14 पे क्या है जरा देख लीजिए, इकोनॉमिक डोमिनेंस। मैंने चाइना के बारे में बताया था आपको, BRI प्रोजेक्ट और डंपिंग के बारे में। ये डिटेलिंग मैंने एक बार और भी बोला था आपको कि इसको आगे और मैं जब समझाऊंगा तो और बेहतर समझ में आएगा। तो चाइना के बारे में मैंने क्या बोला था, सुन पा रहे हो? डंपिंग मतलब क्या होता है? आप सर अपने एक जगह पे मास मैन्युफैक्चरिंग कर चुके हैं, आप इतना ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर लिए हैं कि आप उस प्रोडक्ट को किसी दूसरे देश में इतना सस्ता बेच रहे हैं कि वहां का सारा मार्केट क्या खत्म, सारा रिटेलर सब खत्म। अब सर आपने क्या किया, उस देश की इकोनॉमी को एकदम से खत्म कर दिया। चाइना यही कर रहा है, अपने यहाँ सर इतना मैन्युफैक्चरिंग करके रखा हुआ है, दूसरे देश में जाता है, कम प्राइस में सेल करता है, वहां का मार्केट खत्म, वहां का सर सीधा आत्मनिर्भरता सीधा गोल कर देता है। दिस इज कॉल्ड डंपिंग। क्या होता है? डंपिंग। अब सर डंपिंग मतलब सीधा होता है कचड़े को अंदर दबाना। तो कचड़े को अंदर दबाना क्योंकि उसके लिए यूजफुल है नहीं, तो उसके लिए कचड़ा ही है, इसका इस्तेमाल वो दूसरे कंट्री में करके और वहां के भी कंट्री की इकोनॉमी खत्म कर दे रहा है वो। तो जरा एक बार इसको थोड़ा देख लो, क्योंकि आए दिन में ये क्वेश्चंस बहुत आएंगे। तो इकोनॉमिक डोमिनेंस, मोस्ट कॉमन वे फॉर इकोनॉमिक डोमिनेंस इज डंपिंग। क्वेश्चन है व्हाई टू इकोनॉमिक डोमिनेंस, हम करते क्यों हैं भैया? तो पहला, बिकॉज यू आर इमर्जिंग एज अ ग्लोबल पावर, यू वांट टू असर्ट राइजिंग एम्बिशन, ऑलरेडी ए ग्लोबल पावर। अगर आप पहले से ही ग्लोबल पावर हैं और सर आप चाहते हैं कि आपका और जो प्रभुत्व है बढ़े, जैसे आप पहले रॉकी भाई थे तो एक एरिया में थे, अब सर आप रॉकी भाई बनना चाहते हैं पूरे मुंबई पे, फिर उसके बाद पूरे वर्ल्ड और इंडिया पे, तो सर क्या बढ़ता जा रहा है। तो रॉकी भाई अब बन रहे हैं, तो सर दो चीज होगा, आपको इकोनॉमिक डोमिनेंस करने के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपका जो रिसोर्स है, आप किसी ना किसी की जगह जाके, सर आप दुकान क्या करते हो, दुकान खोल रहे हो, तो आप चाहोगे क्या चाहोगे, प्राइस कम पे पहले बेचें। अब मॉल जब पहले आउटलेट या कोई चीज खुलता है तो पहले था बाई वन गेट वन, नया खुल रहा है, क्योंकि उस एरिया में सर आपको क्या एस्टैब्लिश होना है। अब बाई वन गेट वन आपने किया, भीड़ लगा लिया आपने, वो अलग बात है कि दोनों का प्राइस आपको जोड़ के दे रहे थे, लेकिन फिर भी बाई वन गेट वन आपने कर दिया, काम हो गया आपका। इंडिया में सर लोगों को दो चीज बहुत पसंद है, एक ऑफर, समझ रहे हैं, ऑफर बहुत पसंद है सर, मतलब
और जैसे आने लगा रहे क्या क्या ले लें, क्या क्या ले लें, ऑफर के बिना नहीं लेते इधर इंडिया में लोग सर, याद रखिएगा। इसीलिए स्टिकर आते रहता है और बार बार आपको बोला जाता है एक्सक्लूसिवली ऑन अमेजोन, आ रहा समझ में, बाई 1 गेट 10 एक खरीदिए 10 ले जाइए, क्या साबुन। आइए थोड़ा नीचे, मतलब बिना क्या करेगा बीची। तो डंपिंग मतलब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स विच इज इन डिमांड इन अनदर कंट्री। फॉर एग्जांपल कंट्री ए में पता लगा है कि बी में क्या सबसे ज्यादा डिमांड है, आपने सर वही चीज मैन्युफैक्चरिंग कर लिया, वहां गए सस्ता में बेचा, वहां का सर इकोनॉमी आपने खराब कर दिया, मतलब आप वहां पे क्या होगा, डोमिनेट कर गया। चाइना सर खूबी काम करता है। अब जरा नीचे आ जाओ, BRI वहां पे, ये शायद मुझे जहां तक ध्यान पढ़ाया था ना, ये पूरा डिटेल में मुझे लगता है ये वाला शायद छोड़ा था मैंने, देख लो, मुझे मेरा मन कह रहा है तो देख लेते हैं एक बार, मन शांत हो जाएगा। अब सर आर्थिक स्थिति वहां की कमजोर होगी, दिन बेरोजगारी बढ़ेगा, उससे गरीबी बढ़ेगी, सो ए विल ए शॉर्ट ऑन बी। आपने क्या किया सर, वहां के जाकर आपने वहां का दम तोड़ दिया, क्यों, प्राइस सस्ता किया, लोग उसको खरीदना शुरू कर दिए, और उसके बाद आपका क्या हालत हुआ सर, वहां का व्यापारी खत्म, मतलब उसके एम्प्लॉयमेंट गई और सर आर्थिक स्थिति तंग हुई, उससे सर देश पे असर पड़ा, GDP डाउन, मतलब आपने क्या किया, एक दूसरे पे डोमिनेट कर लिया। तो ये तरीका सर एक बड़ा कॉमन वे है और इसमें चाइना बहुत अच्छे से इस चीज को करता है। अब जैसे बांग्लादेश था, अब बांग्लादेश है तो बांग्लादेश मान लो हमसे ले रहा है, कपड़ा ले रहा है, चाइना ने क्या किया, टेक्सटाइल अपना कपड़ा अच्छा बना लिया, बांग्लादेश को गया कि सैंपल में देखिए सस्ता दाम में देंगे, सस्ता दाम में दिया, हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री खा गया। तो बेसिकली क्या हुआ कि सर ये डोमिनेंस का हर जगह चलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस डोमिनेंस का दो फायदा भी है क्योंकि कंपटीशन होगा, और मैंने बोला था कि जब जब कंपटीशन हो प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी, अरे बोला नहीं था, और दाम क्या होगा, सस्ता होगा। मार्केट में कभी भी एक दुकान रहेगा तो आपको भी पता है वो क्या मनमानी करेगा, है ना, चावल भी वो 2000 रुपए किलो बेच देगा। दूसरा सर, a country can also do dumping if it has overproduction, so it is not always to a short, but चाइना का जैसे BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अब BRI पॉलिसी का सर गजब खेल है, मैंने बोला भी था, इतना ज्यादा सर इसने मास मैन्युफैक्चरिंग कर लिया है कि इसके पास ऑप्शन बचा नहीं था, कंट्री को जरूरत थी नहीं, दूसरी जगह सेवा करेंगे, ठीक है, सबका साथ सबका विकास। Before 2005 China do dumping to assert dominance, but after 2005 they do because of overproduction। तो पहले चाइना उससे पहले ये काम इसलिए करता था क्योंकि सर उसको इकोनॉमिकली पावरफुल बनना था। अब चेंज हो गया है फिलॉसफी, अब सर उसको क्या है कि बट्टा इसलिए करना है क्योंकि सर बिकॉज ऑफ ओवर प्रोडक्शन उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है कि सर वो नहीं करेगा, इतना ओवर प्रोड्यूस कर लिया है कि उसको करना ही पड़ेगा। पेज नंबर कहाँ पे है पता है ना, पेज नंबर 19 पे है हम लोग, चलिए 14 पे है, नीचे आइए। चाइना ने BRI इसलिए नहीं खोला कि दूसरे कोई क्या हो, विश्वास, वहां पे क्या लिखा है, विकास हो, बल्कि वो इतना ज्यादा उत्पादन किया था कि इसने गेम खेला, इसलिए इंडिया अपोज दिस BRI। मैंने पहले ही बोला सर, चाइना और डेवलपमेंट दूसरे का साथ साथ नहीं चलता है। चाइना का डेवलपमेंट सिर्फ खुद का चलता है, वो आरामखोर किसी को कुछ देने वाला नहीं है, ठीक है। आगे उसका डिटेलिंग में बताऊंगा, माओ जेडोंग के बारे में आगे आपको वहां पता चलेगा, गजब का वो भी आदमी था, आगे बताऊंगा। इंडिया अपोज, राइट साइड में देख लेना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना क्योंकि ये अभी जरूरी है आपके लिए, ये आपके लिए जरूरी है, 2023 के मेंस में पक्का क्वेश्चन है, ये बात मान के रख लेना। इसलिए श्रीलंका के कॉन्टेक्स्ट में चाइना आएगा और चाइना को आपको डिटेल देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि श्रीलंका क्राइसिस में है, श्रीलंका की हालत टाइट है, जिम्मेदार चाइना है, क्वेश्चन श्रीलंका के बारे में डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा, घुमा फिरा के चाइना पॉलिसी आ जाएगा। इसलिए एक बात पहला है, इंडिया अपोज्ड BRI क्योंकि चाइना जानता था कि सभी देश, देख लेना एक बार, सभी देश टैक्स और ड्यूटीज लगाएंगे, इसलिए चाइना बोला दे वांट टू शेयर डेवलपमेंट फॉर ऑल, सबका साथ सबका विकास। ये सिर्फ अत्यधिक उत्पादन को खत्म करना था और कुछ नहीं था, इसलिए टैक्स भी कम देना होता है, और इंडिया ने इस टैक्स नहीं देते हो तो विकास कैसे हुआ। इंडिया ने यही बात बोला कि हाँ दूसरे देश में टैक्स आप दे रहे नहीं हो, आप आराम से फ्री में जाकर व्यापार भी कर ले रहे हो, कौन सा ये विकास है जरा बताओ हमको, दूसरा वाला सबका साथ सबका विकास कौन सा विकास है बताइए। तो इंडिया हमेशा चाइना को क्या करेगा, अपोज। नोट में देखना, चाइना नोज द डिमांड टू डोमिनेट, जैसे इंडिया बैन टॉयज, देन चाइना एंट्री इन द टेलीकॉम डिपार्टमेंट, देन इंडिया कैंसल द टेलीकॉम फाइबर ऑप्टिक्स, इसलिए नहीं चाहता कि 5G इंडिया में आए, ये मैंने आपको बताया भी था। और बीच में सर आपको याद होगा तो 5G के कारण कितना सारा विवाद शुरू हुआ था और वायरल मैसेज हुआ था। तो दो चीज दिमाग में रखना है, चाइना के स्टैंड सर क्लियर है, चाइना हमेशा अपने एक ही हिसाब से देखता है, प्रॉफिट और डोमिनेंस करना है, बात खत्म है। उसके बाद दूसरा ओवर प्रोडक्शन, तो BRI का कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है ये बहुत बार, वाई इंडिया अपोजेस चाइनाज BRI,
एक क्वेश्चन एकदम क्लियर कट पूछा हुआ है। और चाइना बीआरआई को क्यों, इंडिया क्यों चाइना के बीआरआई को अपोज करता है, तो बहुत सारे कारण आपके पास हैं। फर्स्ट कि आप बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन टैक्स भी बचा लेते हो, ओवर प्रोडक्शन है आपका। और उसके बाद सर दूसरा चीज़, सबका साथ और सबका विकास है तो बेटा आप उसको थोड़ा दो ना, मतलब टैक्स क्यों बचा रहे हो, टैक्स फुलफिल करो पूरा, ताकि उस कंट्री का भी विकास हो। नेक्स्ट पेज पे आइएगा 15, और यहाँ से हाइफनेशन और डिहाइफनेशन याद है ना, कि पहले इंडिया, याद है ना पक्का, ये तो 2-3 बार उसमें भी बोल दिया था। अब आइएगा पेज नंबर 16, तो पहले इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हाइफन लगता था, अब हाइफन नहीं लगता है, बस यही डिफरेंस नहीं है। सिंबल का मीनिंग आपको पता है, जुड़ने के लिए अब कोई जरूरत नहीं है। पेज नंबर 16 पे आइए, स्ट्रैटेजिक डेप्थ। और मैंने आपको पहले ही बताया था सर स्ट्रैटेजिक डेप्थ क्या है, कि अगर इंडिया अफगानिस्तान के साथ जुड़ना चाहता है तो पाकिस्तान कुछ ना कुछ करेगा 3-5। तो सर स्ट्रैटेजिक डेप्थ का मीनिंग वही है बेसिकली, कि किसी कंट्री को किसी कंट्री से ना जुड़ने देना। ठीक है, पेज नंबर 17। अब यहाँ सभी लोग रेडी हो जाइए, क्योंकि यहाँ से आप नहीं पढ़े हैं, और पढ़े भी होंगे तो कोई बात नहीं, फिर से पढ़ लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें कुछ चीज़ें फिर डिटेलिंग साइंस टेक में जाएगा, बट यहाँ पे चीज़ों को समझ लेना। पानी चाहिए तो ले लीजिए, ठीक है, पानी दे दीजिए। पहला है यूरेनियम फाउंड इन रॉक नेचुरली, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं है, आगे देखिए। यूरेनियम फाउंड इन रॉक, कोई बात नहीं, आने दीजिए। तो यूरेनियम आपने सुना होगा कि दुनिया का सबसे महंगा चीज है सर, वो तथ्य में आता नहीं था, वो गुड इंग्लिश, फटाफट इंग्लिश, और चलते चलते जनरल इंग्लिश, क्या क्या, और उसके बाद हु इज हु, कौन कौन है, आता है भैया ट्रेन में नहीं मिलता है 10 रुपए में तो उसमें बड़ा पूछता है, उसमें ये सब क्या पूछता है कि सबसे दुनिया का सबसे महंगा चीज, दुनिया की सबसे, उसके बाद इंडिया की सबसे पहली महिला रेलवे ड्राइवर, इस टाइप के क्वेश्चन उसमें रहते हैं। और बहुत डेंजर क्वेश्चन होता है जो आम आदमी के लिए होता है, क्योंकि आम आदमी को अपने लिए तो पढ़ना नहीं है ना सर, दूसरों के लिए पढ़ना है, तो पढ़ के और सर आपको चेपेगा। आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आप गांव में जैसे एंट्री किए, अरे आओ 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 बेटा, भैंस ने गोबर किया, बताइए आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, क्यों किया आप सर, आप जिस दुनिया में जितने क्वेश्चन है, अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो लोगों का ये मानना है कि आपको आना चाहिए। इसीलिए गांव के लोगों से थोड़ा डिस्कशन आप ना करें तो ही ठीक है। वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन सर लाते हैं ना, और वो फटाफट इंग्लिश वाला उधर से ही आता है, ये बहुत डेंजर क्वेश्चन होता है। भाई गॉड, बचे रहिएगा, और इस बात से नहीं सोचिएगा कि उनके वजह से नहीं होगा, वो बोल भी देते हैं क्या पढ़वा मर दे। अच्छा ये जो बोला है गलत बोला है। यूरेनियम फाउंड इन रॉक नेचुरली, यूरेनियम का सर खासियत आपको साइंस एंड टेक में बताऊंगा, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाते समय, जब मैं बीटी कॉटन बीटी ब्रिंजल पढ़ाऊंगा वहां पे बताऊंगा, और क्या मजेदार चीज है सर। बाकी फिर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में भी इसका इस्तेमाल आएगा। अभी के लिए यूरेनियम सर बताइए, क्वेश्चन पूछा है यूरेनियम नेचुरली मिलता है कि सर मैन्युफैक्चर किया जाता है? नेचुरली। तो ये रॉक में नेचुरली मिलता है, इसकी मात्रा सर कम में भी बहुत भयानक हो सकती है। और अब यहां से नीचे समझना, पहला है रॉक को क्रश किया, पाउडर में कन्वर्ट किया, और पाउडर से फिर कहां गया, केमिकल एडेड। तो सर रॉक, सीधी सी बात है, मिट्टी भी बनता है तो पहले रॉक से ही बनता है। तो हुआ क्या, कुछ नहीं, हालांकि फिजिकल ज्योग्राफी में आ ही जाएगा। इस दुनिया में सर 2 ही चीज से बना है लोग, कैसे, कितने तत्व हैं, 5 तत्व की 6 तत्व, अरे 5 तत्व ना, 5 तत्व में विलीन हो गए। तो देखिए इधर पहला सर, इसमें ध्यान में रखना है आपको कि मान लो अगर कोई भी है यूरेनियम या कोई भी चीज नेचुरली मिल रहा है, तो पहला सबका प्रोसेस एक ही है। ये मान लो अर्थ का हिस्सा, ये मान लो, ये बी मान लो सर अभी इतना के लिए कि अर्थ के अंदर मैग्मा का मूवमेंट हो रहा है। बस समझना मैग्मा क्या है, हिंदी में भी मैग्मा ही बोलते हैं इसको, परेशान मत होना। मैग्मा क्या है, मैग्मा जो नीचे सारा जो चीज है जितना सारा, वो सबको मैग्मा बोल रहे हैं। वही सारा कुछ जब ऊपर आ गया तो उसको लावा बोलने लगते हैं। क्या बोलेंगे उसको, लावा। अब समझना ध्यान से, तो अगर ये जो मूवमेंट है मैग्मा का, और मतलब डिटेलिंग ज्यादा नहीं जाएंगे, बस इतना समझना। तो मान लो अगर ऐसे अगर हैं खड़े, तो दोनों तरफ से कोई खींच रहा है तो अपन कहीं ना कहीं से फटेंगे, है ना। अब सर वही चीज है, अर्थ पे भी एक तरफ इधर प्रेशर जा रहा है, एक तरफ इधर। कमाल की बात है, इसी को बोलते हैं डाइवर्जेंस। और आपको मैंने अभी बता दिया है, बहुत हेल्प होगा। और एक है कन्वर्जेंस, एक डाइवर्जेंस, दूसरा क्या है, कन्वर्जेंस। सुन पा रहे हैं ना, तो कन्वर्जेंस दोनों तरफ से पास आना, सुन पा रहे हैं, तो दोनों तरफ से पास आएगा तो कोई भी चीज अगर मैंने बताया था आपको, फोल्ड हो जाएगा। जैसे मैंने बोला था ये पेपर दोनों तरफ से एनर्जी लग रहा है, तो समथिंग कुछ क्या होगा, ऐसा उठ जाएगा। लेकिन सर डाइवर्जेंस में दोनों तरफ जा रहा है।
अब यहाँ से सर थोड़ा भी प्रेशर नीचे गया और यहाँ से रिलीज हो लावा आ गया, लावा आया, ठंडा हुआ, कूल हुआ, रॉक बना, रॉक बन के फिर धीरे धीरे काफी टाइम लगा और उसके बाद क्या सॉइल में कन्वर्ट हुआ। ये बेसिक प्रोसेस है। इसी तरीके से सर नेचुरल प्रोसेस है यूरेनियम का भी। सुन पा रहे? तो आप दो चीज दिमाग में रखना, एक डाइवर्जेंस, दूसरा क्या कन्वर्जेंस। सुन पा रहे हो ना? पक्का जोर से बोल लो, यस और नो? बहुत बढ़िया, इतना तेज में बोल दिए। चलो ठीक है, आ जाओ। अब सर वहां पे दो चक्रण होगा, उसको देख लेना, ये चक्रण आपके लिए काम का है। आ जाओ। पहला, एक वहां पे सेंट्रीफ्यूगेस दिख रहा होगा आपको, दिख पा रहा है? बहुत बढ़िया। तो पुट इन सेंट्रीफ्यूगेस एंड सच दैट टेस्ट ट्यूब्स आर स्टैक्ड टुगेदर एंड रोटेटेड एट सर्टेन स्पीड, देन वी गेट डिजायर्ड परसेंटेज बेस्ड अपॉन द स्पीड। एक बात का ध्यान रखिएगा, जब हम रखते हैं, अभी के लिए समझ लेना, जैसे आप ऐसे साइंस लैब में तो गए ही होंगे लोग जो सीबीएसई से होंगे, बस खाली साइंस लैब दिखाने के लिए होता है, वो आपको ही पता है, कुछ और नहीं। वहाँ एक टेस्ट ट्यूब होता है, आप ले लेंगे, कभी कभी उसमें कुछ नहीं, नाइट्रोजन डाल के धुआं निकाल दिया जाएगा और उसके बाद माइक्रोस्कोप से कुछ पत्ते का दिखा दिया जाएगा। ये बेसिक लेबोरेटरी का मीनिंग है। इधर जो सबसे बेस्ट सीबीएसई स्कूल में पढ़े होंगे ना, मैं गारंटी देता हूँ इधर का सबसे बेस्ट सीबीएसई स्कूल में यही दो चीज हुआ होगा, पत्ता में दिखा दिया होगा। चलो कोई बात नहीं, आगे आ जाओ, बेचारा उसका भी मन कर रहा है बजाने का। अच्छा, वो ऐसे ही बजा रहे हो, वो टेस्ट करते जा रहे हैं। ठीक है, कुछ हो नहीं रहा है उन लोगों का, कम से कम बढ़िया है। जब गुस्सा है बजाना शुरू कर दो। सर हम लोग किसको बजाएंगे? आगे आओ। तो पहला देखो, पहला मैंने बोला कि सर इधर रॉक से नेचुरली मिल गया। अच्छा सुन पा रहे हो ना? ये सुन लेना, ये जरूरी है। पहला, उसको हम लोग अपने स्पीड के अकॉर्डिंग ऐसा स्टैक्ड होता है, जैसे कि सर आप ऐसे समझो कि मैंने बोला था न्यूक्लियर की जब टेस्टिंग होती है तो न्यूक्लियर का या बम हमेशा टेस्ट नहीं होता है, सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। सुपर कंप्यूटर्स के यूजेस में क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं हम, जिसको सिमुलेशन बोलते हैं। मतलब हमने कैलकुलेशन करके देख लिया कि इसके बाद अगर हम बढ़ाते हैं तो कितना असर पड़ेगा, कितना असर। हर बार न्यूक्लियर टेस्ट किए तो पता चला, समझ रहे हो, मतलब सारा दुनिया उसके बाद गया काम से। एक ही बार टेस्ट होता है भैया, परमाणु परीक्षण ना एक ही बार होता है, ये नहीं कि सर हो रहा है। परमाणु परीक्षण एक बार हुआ, उसका इंपैक्ट मेजर किया गया सुपर कंप्यूटर से और उसके बाद उसमें कैलकुलेशन करके देख लिया जाता है कि जरूरत पड़ेगी बेटा तो हम यहाँ तक भी पहुंच जाएंगे। ऐसे काम होता है, ये नहीं कि सर जब ज्यादा बढ़ाने का शक्ति हुआ तो ले आओ एक और टेस्ट कर दो, ऐसा नहीं होगा सर। इतना इजी नहीं है, बहुत उसमें लगता है। आइए नीचे। तो पहला वहां देखो, आपने यूरेनियम को रखा स्टैक टुगेदर, सेंट्रीफ्यूजेस डिपेंड करता है इस बात पे मशीन अभी कि आप जितने स्पीड से रोटेट करेंगे उस स्पीड के अकॉर्डिंग आपको सर उसमें परसेंटेज मिलेगा। तो पहला एक देखो टेबल दिख रहा होगा आपको, और टेबल के लेफ्ट साइड में बहुत बढ़िया चीज दिख रहा होगा। अगर सेंट्रीफ्यूगेट का स्पीड स्लो है, क्या है, इनरिच यूरेनियम, इनरिच्ड यूरेनियम कितना मिल रहा है बताओ, 3 से 5%। क्या मिल रहा है? और सर राइट में देखो क्या ही लिख रहे हैं, सिविलियन ग्रेड। कौन सा ग्रेड? सिविलियन मतलब हम लोग। अब ब्रैकेट में क्या लिखा है, यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी। अब सर न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी भी यूज करते हैं। अब न्यूक्लियर के इस्तेमाल करके हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया, कितना परसेंट होगा? 3 से 5%। बोलो एक बार, 3 to 5। और स्पीड स्लो के फास्ट? स्लो। अब सर स्पीड थोड़ा मीडियम आ जाओ, तो इस सेंट्रीफ्यूगल स्पीड इज फास्टर। तो सर अप्रोक्स कितना मिल रहा है? 20%। कौन सा ग्रेड देखे जरा, मेडिकल ग्रेड। कौन सा ग्रेड मिला? अब मेडिकल ग्रेड मिला मतलब सर मेडिसिन में इस्तेमाल करना है, कैंसर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करना है, तो उस समय आप यूज कर सकते हो। अच्छा जरा आप थोड़ा नीचे आओ, अब नीचे आओ, फास्टेस्ट और वेरी फास्ट कितना परसेंट? अप्रोक्स 90%। और सर अब कौन सा ग्रेड है? मिलिट्री ग्रेड, यूज फॉर न्यूक्लियर वेपन। इधर अब सोच के देखना और समझना बात को। अगर कोई कंट्री सिविल ग्रेड तक मान लो आ गया है, कौन से ग्रेड तक? गारंटीड बात है कि सर वो मेडिकल ग्रेड तक पहुंचेगा, और फिर गारंटीड है कि वो कहां पहुंचेगा? मिलिट्री ग्रेड पे। सर अब अगर नॉर्थ कोरिया का आदमी अगर बोल रहा है, समझ, किम जोंग सॉन्ग जो भी बोल रहा है अगर वो बोल रहा है, इसका मतलब है वो बोलता है मेरे पास सिविल ग्रेड है, ज्यादा उदार किए मिलिट्री ग्रेड तक पहुंचेंगे, लेकिन उसके बीच में कौन सा है? मेडिकल ग्रेड। अच्छा मैंने एक और यूज किया है, इनरिच्ड यूरेनियम।
इनरिच्ड यूरेनियम मतलब क्या सर? सीधी सी बात है कि जब आप रॉक के अंदर से कोई भी चीज लेकर आओगे तो क्या प्योर मिलेगा आपको? अरे कभी नहीं। और आपको बोला था गैंग पार्टिकल, अरे नहीं बोला था, बोला था जो वेस्टेज है वो क्या है? गैंग पार्टिकल। और जो हमारे काम का उसको क्या ओर बोलते थे? ओर। अरे भूल गए? याद करो वो दिन, ठीक है? तो ये क्या है? ओर्स। और बेकार क्या हो गया? गैंग। गैंग वो वाला नहीं, हिंदी में भी इसको गैंग ही बोलेंगे, GANGUE है गैंग, ठीक है? दिमाग में रखिएगा। नीचे आइए। इसलिए अब नीचे मैंने एक चीज लिखा उसको ध्यान से समझ लीजिए। इसलिए अगर किसी देश के पास सिविलियन ग्रेड है देन वो मिलिट्री ग्रेड तक भी पहुंच जाएगा। इसलिए ईरान है, नॉर्थ कोरिया है सिविलियन ग्रेड, तो वो लोग धमकी देते रहते हैं कि मिलिट्री ग्रेड भी बनाएंगे। अब अमेरिका जैसे बोलता है, नहीं बोलता है, बनाएंगे। और उसके बाद सर इसलिए बनाएंगे क्योंकि सिविलियन ग्रेड का इस्तेमाल तो मैंने सिर्फ एक ही यूज के लिए दिया है आपको, और भी यूजेज है। मैंने बोला था आपको, जैसे आप पहाड़ में रास्ता बनाना चाहते हैं, बोला था वहां पे आपको उसको विस्फोट करके वहां से रास्ता निकालना है तो लिमिटेड आप यूज करेंगे। सर ऐसा थोड़ी है कि पहाड़ में रास्ता बनाना है न्यूक्लियर बम मार के बना दोगे। आप समझ रहे हो? पहले मतलब मजाक बात चल रहा है जो लेके पहले वो करेगा कौन भाई? सबसे पहले बात यही उठता है। दो दोस्त थे तो दो दोस्त में से ना दोनों दोस्त बम बना रहे थे, तो एक दोस्त बोला यार ट्राई करते हैं इसको, बोला ट्राई करते हैं, ठीक है। अच्छा एक बोल रहा है क्या? अच्छा ट्राई करने गया, कहीं फट गया तो कोई बात नहीं, हमारे पास दूसरा बम है। समझे कि नहीं समझे? अरे भाई कोई बात नहीं, देर से समझ में आता है, देर ना हो जाए कहीं। अभी भी बुझाया कि नहीं बुझाया? तो बच के आएगा भाई तब ना दूसरा बम बनाएगा। पेज नंबर 18, ड्यूरिंग कोल्ड वार, यहां से प्लीज देखते जाना। ड्यूरिंग कोल्ड वार टू सुप्रीम पावर, ये तो याद हो गया होगा, यूएस और यूएसएसआर। अब नीचे आओ, सबसे पहला है कंपीटिंग ईच अदर। 1953 यूएसए अनाउंस्ड एटम फॉर पीस। क्या बोला था उसने? कि पूरी दुनिया में शांति स्थापित करेंगे और हम सबको सीक्रेट बताएंगे। तो कौन सा सीक्रेट? वो सिविलियन ग्रेड बताएगा। कौन सा ग्रेड? सिविलियन ग्रेड। सर देखो, जिसके पास कुछ नहीं है उसको भी आप सिविलियन ग्रेड दे दियो। और अभी आप क्या जानते हो कि अगर कोई भी सिविलियन ग्रेड है तो मिलिट्री ग्रेड तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा, वो मानेगा नहीं सर। उसको वक्त भले लग सकता है लेकिन वो कोशिश करेगा ही करेगा। ऐसा है ही नहीं है कोई कि सर वो चुपचाप रहे, उसके पीछे हजारों रीजन आ जाएंगे। और इसीलिए बात बोल दे रहे हैं, जब अगर तलवार अगर किसी के हाथ में आप दीजिएगा तो सर उसको तलवार को यूज करने के लिए उसके पास 100 रीजन आ जाएंगे। ऐसी चीजें उत्पन्न हो जाएंगी कि सर वो तलवार सोचेगा ही कि एक बार किसी का काट के देखते हैं कि ठीक जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वो यूज करेगा ही करेगा। इसीलिए अहिंसा परमो धर्म में पहले पॉइंट यही बोला जाता है कि उस चीज के कांटेक्ट में ही आप नहीं जाए जिस चीज से हिंसा करना पड़े। तो आप दूरी रखते हैं, कोसों दूर रखते हैं। जैसे आप अपने घर में, अब किसी के घर में मान लो बंदूक है, अब बंदूक चुरा उरा के रखा है, अब क्या पता पापा वापा होंगे। अब सर मान लो रखे अगर बंदूक तो आप बचपन और बच्चों से थोड़ा दूरी रखेंगे, तो बच्चा भी उठा के पापा समझ में आ रहा है? अच्छा वो हम गलती से भी अगर लोडेड रहा तो पापा भी अब पापा का, अब जाइए पापा का धापा हो जाएगा फिर। 1953 यूएस अनाउंस्ड एटम। सर यूएस बोल दिया हम सबको पीस, पूरा शांति स्थापित करेंगे और सबको सीक्रेट देंगे। और आपको भी रीजन पता है क्यों? वो जान रहा था कि सर सब देश किसके जाएंगे? रसिया के साथ। तो सबको रोकना है, तो रोकना है तो सर उसको करना पड़ेगा। नाटो के बारे में मैंने बताया था, और नाटो मैंने बोला था 1949 तक आते आते नाटो का अच्छा खासा रुतबा बन गया था, कंप्लीट हो गया था। अब सर उसके बाद नीचे आओ, US said that civilian grade and nuclear secret with other countries to understand and use nuclear technology for civilian plus medical use। मतलब भविष्य में मिलिट्री ग्रेड भी बना लेगा। ये सब यूएसए ने जानबूझकर किया ताकि और देश यूएसएसआर से ना मिल जाए। अब क्या बोला? पूरे विश्व में शांति होगा, पूरा का पूरा शांति होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी से सिविलियन ग्रेड एकदम क्या है, सीक्रेट शेयर करेंगे और इस तरीके से पूरा तरह से शांति फैला देंगे। ये किसने बोला? यूएसए ने। और सर आपको पता है कि अगर सिविलियन ग्रेड गया तो कहां तक पहुंच जाओगे आप? मिलिट्री ग्रेड तक। उसको बाद हो गया काम। नीचे आइए। इन 1957 यूएसए ने IAEA, इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, देख पा रहे हैं? आज भी यही इसको कंट्रोल करती है, IAEA, सुन पा रहे? तो क्या है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। एक ऐसी एजेंसी जो सर ये बताएगी कि बेटा किसको यूज करना चाहिए, मतलब कि यूरेनियम का कंटेंट किसके पास कितना है। अब देखो आप लोगों को सर पता कैसे चल जाता है उसको कि ऐसा है? भैया यूरेनियम तो कोई दाल भात है नहीं कि आप गए और बोले 2 रुपए में 4 किले।
अब सर वहां पे आप यूरेनियम जब खरीदते हैं तो उसका डेटा, उसका सारा कुछ पूरा यहाँ जाता है, और ये लोग देखते हैं कि कोई कंट्री अगर यूरेनियम ज्यादा स्टोर कर रहा है, परसेंटेज फिक्स है इधर कि बेटा तुम 2% से ज्यादा नहीं कर सकते, मान लो तुम 3% से ज्यादा नहीं कर सकते। सर ईरान में भंडार है यूरेनियम का, फिर भी ईरान को अमेरिका इतना रोका, साइन भी लगभग ठीक ठाक करवा लिया कि नहीं तुमको नहीं करना। मैंने बात बार बोला अमेरिका की पॉलिसी, जब अमेरिका का अपना काम हो गया, सऊदी अरेबिया को फेवर पहले कर रहा था उसका प्रेसिडेंट, जब ये आया तो ईरान को फेवर कर दिया। तो ये जो चीजें है ना, ईरान समझ गया कि सर अमेरिका वही वाला अपना फायदा के हिसाब से देखता है, कुछ होने जाना है नहीं। उसने बोल दिया, ईरान ने सर फिर भी छुपा कर यूरेनियम स्टोर करना शुरू किया। तो बेसिकली आईएईए का काम यह है कि ये देखना कि सर कोई जरूरत से ज्यादा यूरेनियम स्टोर ना करे, क्योंकि एक ही मकसद है, अगर वो जरूरत से ज्यादा स्टोर करेगा तो सर उसको मिलिट्री ग्रेड तक पहुंचना है। सुन पा रहे हो, है ना? तो सर नीचे आईएईए में लिखा है, बनाया टू शेयर न्यूक्लियर सीक्रेट, सो यूएसए एंडेड अप विथ क्रिएटिंग द प्रॉब्लम ऑफ न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन मतलब होता है इंक्रीज करना, बढ़ना। मतलब इसने क्या किया, एक तरह से रेस क्रिएट कर दिया कि सर हम सिविलियन ग्रेड शेयर करेंगे, आईएईए सिविलियन ग्रेड बांट रहे हैं। अब आपने एक को सिविलियन ग्रेड के लिए बोला, अब इसका मतलब हर कंट्री जो नहीं भी जानता था कि कैसे बनता है उसको भी आपने बना दिया, उसको भी आपने बता के और बोला भाई तू भी बना, और ऐसे देश में शांति लाएंगे। सुन पा रहे हैं? तो सर तीन चीज, जब 3 से 5% हो, रिपीट कर लो एक बार, 3 से 5% कौन सा, सिविलियन ग्रेड, 20% अप्रॉक्स 20% कौन सा, मिलिट्री ग्रेड, मेडिकल ग्रेड, और थर्ड मिलिट्री ग्रेड अप्रॉक्स 90%। तो सर दिमाग में रहेगा ये। अब बुझाया तो सर वो भीड़ अब बुझा गया होगा। पेज नंबर 3 पे आइएगा, PNE, पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन विच हैज अ लो इंटेंसिटी। तो नीचे आइए, उसको समझिए। और ऑब्जेक्टिव फॉर सिविल इंजीनियरिंग पर्पसेज टू मेक टनल इन माउंटेन एरियाज, लो इंटेंसिटी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इज यूज्ड, एंड पर्वतीय क्षेत्रों में सुरंग बनाने के लिए तो कौन सा ग्रेड इस्तेमाल होगा, सिविलियन ग्रेड, अप्रोक्स कितना, 3 से 5%। नीचे आइए, इट इज ऑल्सो यूज एज टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। तो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर क्या है, जब कोई नया टेक्नोलॉजी आप ला रहे हैं उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, थोड़ा नीचे आइए। जिसके बाद कोई भी देश कहेगा कि अब हम ये कर लिए तो मिलिट्री ग्रेड भी बनाएंगे, इसलिए PNE को टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर भी कहा जाता है। सीधी सी बात मैंने बोला आपको कि अगर सर सिविलियन ग्रेड किसी ने बना लिया है, वो क्यों रोकेगा, वो रुकेगा नहीं सर, वो ट्राई करेगा ही करेगा। ठीक है, उसको पूरा ग्लोबल प्रेशर, उस पूरा विश्व का दबाव उस पर रहेगा कि कोई ना बनाए, लेकिन सर वो कोशिश तो करेगा, और कोशिश तो करेगा। अब इंडिया भी बना रहा था, तो ऐसा थोड़ी है कि सर सब लोग खुश तो बनाओ बना के मिठाई दे देना, बर्थडे बना देना, ऐसा नहीं है। सब लोगों ने रोकने की कोशिश करी। अमेरिका का सबसे बड़ा हाथ था, और बगल में जो बैठा है भाई उसका तो है ही हाथ, वो क्यों मानेगा, है ना? तो सर इतना प्रेशर के बावजूद भी एक कंट्री बना ही रही है और बना ही ली। तो अगर हमने बना लिया और किसी कंट्री के पास अगर एफर्ट हो तो भी तो ट्राई मारेगा ही सर। और नॉर्थ कोरिया काहे नहीं मारेगा सर, उसका भी औकात है, मारेगा ट्राई। सिविलियन ग्रेड बना दियो, उसके बाद बोलो कि मत बनाना मिलिट्री ग्रेड, मजाक बात है। जो लोग बताए उसी को मारेगा। वो शिवजी वाला बात याद है ना? हाँ, तो आप पहले भैया, आप पहले आशीर्वाद दीजिएगा, आप वरदान दे दीजिए, तो वरदान आप पे भी तो यूटिलाइज होगा ना। तो सोच समझ के वरदान दिया करिए, ऐसा वरदान मत दे दीजिए कि आप ही के पीछे पड़ जाए। पेज नंबर 20 पे आइएगा। NWT एक्सप्लोजन हाई, तो न्यूक्लियर वेपन टेस्ट। तो पहली बात सर, एक्सप्लोजन क्या होगा, हाई। आप लोग मूवी देखे हो ना, पोखरन, नहीं देखो, परमाणु, तो देख लेना एक बार यार जाके, टाइम मिले तो। इंटेंसिटी, एंड दिस इज द एक्सप्लोजन डेमोन्स्ट्रेटर प्रेजेंस ऑफ मिलिट्री ग्रेड यूरेनियम अप्रॉक्स 90%। तो अप्रॉक्स कितना परसेंट रिलीज होगा, 90%। नीचे आ जाओ। व्हेन ए कंट्री हैज NWT they generate data, and data that they generate is about the intensity of nuclear weapon। मतलब कि बहुत लोग के लगता होगा ना कि सर बार बार न्यूक्लियर टेस्ट होगा क्या, अरे नहीं होगा भाई। इतने बड़े सुपर कंप्यूटर्स यूज होते हैं कि सर आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में फिर आइडिया वहां लग भी जाएगा। आप एक बार बढ़ाते हैं, उसी के इंटेंसिटी आप नाप लेते हैं कि इसके बाद इसका गहरा प्रभाव कितना होगा, नहीं होगा, हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। नीचे आइए। वंस यू जनरेट द डेटा to further improvise the weapon, you don't need more nuclear test, you can just use through the computer simulation
यू कैन इम्प्रोवाइज द विल्ड ऑफ वेपन, मतलब एक बार परीक्षण करने के बाद हमें दोबारा करने की कोई जरूरत नहीं है, हिंदी में लिखा हुआ है वहां। हम उसी परीक्षण के द्वारा कंप्यूटर गणना के माध्यम से उसकी तीव्रता को बढ़ा या घटा सकते हैं। सुन पा रहे मेरी बात? तो एकदम समझ में आ गया होगा। एक वर्ड है राइट साइड में, उसको समझ लेना, सब क्रिटिकलिटी। सब क्रिटिकलिटी मतलब जो डेटा हमारे पास है उसको कंप्यूटर सिमुलेशन की मदद से हम उससे सुधार कर लेते हैं। तो बेसिकली सब क्रिटिकलिटी में हमें दिमाग में रखना है कि जो डेटा है उस डेटा के अकॉर्डिंग हम उसमें चेंज कर लेते हैं, बढ़ाना घटाना हमारे हाथ में है, हम कर सकते हैं। अब एक बार पेज नंबर आएगा 21 पे, थूसीडाइड, ये तो बताया था। तो थूसीडाइड का सिद्धांत क्या था सर? एक तो पहली बार इतिहासकार थे, एथेंस के थे, और एथेंस किसकी राजधानी है? ग्रीस की ना, ठीक। अच्छा याद आया, आज कुछ होने वाला है आज, चलो ठीक है। अब बोलो सर क्या सर एथेंस कहाँ से आ गया? होगा आज असली वाला मजा आएगा। उसके बाद थूसीडाइड ट्रैप, देखिए एक बार, थूसीडाइड ट्रैप में है एक उभरती शक्ति के कारण पहले से शक्तिशाली देश को असुरक्षित महसूस होता है। क्या महसूस होता है? असुरक्षित, उसी को बोलते हैं थूसीडाइड। तो राइजिंग पावर जनरेट्स इनसिक्योरिटी अमॉन्ग द एस्टैब्लिश्ड पावर। तो राइजिंग पावर जो है वो पहले से जो पावरफुल हैं उनको सर असुरक्षित बना देता है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? चलिए कोई बात नहीं। अब यहां तक जो बताया हूं बेसिक्स, सर ये दोबारा मौका आपको मिले या नहीं मिले मुझे नहीं पता, लेकिन आपको दोबारा इन सारे शब्दों का मीनिंग पता होना चाहिए। तो पहला इकोनॉमिक डोमिनेंस आपको पता रहेगा, 3 ग्रेड याद रहेगा, और उसके बाद 3 ग्रेड के बाद सर और मैंने क्या क्या बताया आपको, तीनों ग्रेड सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें अगर 3 से 5% हो और सेंट्रीफ्यूगल का स्पीड स्लो हो तो क्या मिलेगा? कौन सा ग्रेड? सिविल ग्रेड। उसके बाद सर मिलिट्री ग्रेड कितने परसेंट पे? 90। कौन मिलिट्री ग्रेड ही तो बोला हूं, तो 90 ही तो होगा अब उसके बाद सर एक कौन सा है? मेडिकल ग्रेड। तो मेडिकल ग्रेड कौन सा? अप्रॉक्स 20%। यहां तक ठीक है? पक्का? बहुत बढ़िया। अब जीवन का आनंद थोड़ा लेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब सर चाइना वाला पार्ट पेज नंबर खोल लीजिए आप, 57 था ना, 51 पे आ जाइए और एकदम रेडी हो जाइए थोड़ा। हो गया? क्या हुआ, नींद आ रही है? 51 अच्छा साइंस टेक में। अच्छा अभी एग्जैक्ट एक होता क्या है, तो सुपर कंप्यूटर्स आर ए राउंड ऑफ, उसमें अब आप वीडियो देखे थे ना साइंस टेक में, तो कौन बोला था कि हमको कि हम वीडियो, आप ही तो बोले थे मुझे कि देखे थे, नहीं बोले थे? अच्छा चलो कोई बात, अरे पूछेंगे नहीं, टेंशन मत लो। तो मैं बोला क्या, 2 चीज समझो। सुपर कंप्यूटर्स में कुछ नहीं होता सर, उसकी कैपेसिटी फ्लॉपी डिस्क, सीपीयू, मतलब हजारों की संख्या में उसकी कैपेसिटी होती है। ईरान में सुपर कंप्यूटर इस्तेमाल हुआ और उसके खनन के लिए सर पूरा पॉल्यूशन इतना फैल गया ईरान में कि सर गवर्नमेंट को बंद करना पड़ा। जैसे बिटकॉइन है, तो आप बिटकॉइन का नाम सुने हैं, बताऊंगा अभी इकोनॉमिक्स में बताऊंगा, परेशान ना हो, सब कुछ का टाइम आ जाता है, हर डैश का टाइम आता है, आ रहा समझ में? तो धैर्य रखना है, धैर्य रखेंगे मजा। तो बिटकॉइन का खनन के लिए आप नॉर्मल कंप्यूटर से नहीं कर सकते, तो आपको सुपर कंप्यूटर चाहिए। अब सुपर कंप्यूटर ईरान में इतना इस्तेमाल हुआ, और सर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी जैसी रहती नहीं थी, जनरेटर का इस्तेमाल करते थे, और जनरेटर काफी बड़ा होता था, भाई कैपेसिटी ज्यादा है। इतना पॉल्यूशन हुआ कि ईरान के गवर्नमेंट ने सर स्ट्रिक्टली पूरा का पूरा वहां पे बैन किया। और उसके बाद सर सुपर कंप्यूटर बस इतना है कि बस समझ लो कि पहला कंप्यूटर जो होता था ना, जब फर्स्ट कंप्यूटर आया था, किसी को याद है कौन सा कंप्यूटर था? तो जो पहला कंप्यूटर था, सुन लो इधर, कोई बात नहीं, देखो इधर पूछने वाला नहीं हूं मैं, पहले देखो। पहला कंप्यूटर था तो मान लो वो पूरा स्पेस लेता था रूम भर का, सर खाली सिस्टम रूम भर का, बूम बम चल रहा है, इतना बड़ा रूम स्पेस ले लिया, आप एंट्री करोगे कंप्यूटर के भीतर से निकल दो, मान लो मेरी बात। उसके बाद धीरे धीरे क्या किया गया, उसको और नैनो बनाया गया, धीरे नैनो टेक्नोलॉजी सब क्यों आया कि सर छोटे चीज में भी सब कुछ सुविधा आ गया। आज एक कार है, चलता फिरता घर है, दुनिया की सारी फैसिलिटी आप कर सकते हैं। थोड़ा सा कार अगर बड़ा बना ले तो सब कुछ रहेगा। स्वदेश मूवी के कैरावन की तरह, अगर स्वदेश मूवी का कैरावन आप यूज करेंगे, आता है ना सर, तो कैरावन में क्या है, उसमें सर सब कुछ है, बाथरूम वाथरूम सब है, कोई दिक्कत ही नहीं, बस चुपचाप गाड़ी उठाइए, डीजल भरवाइए, जहाँ मैंने वहाँ चल दीजिए। जब गाड़ी को ठंडा लगे तो ऊपर से सर क्या है, उस तिरपाल उरपाल ढक लीजिए, अंदर काम करिए।
मुझे बेस्ट लगता है भाई, मैं सच्ची बता रहा हूँ। मुझे प्रश्न, हाँ वैनिटी वैन भी है। वैनिटी वैन में क्या है, जाइए बस सब लगा हुआ है, आराम से उसमें रहिए, वैनिटी वैन को घुसकाते रहिए, बात खत्म है। मतलब कि दो चीज़ अभी अगर आ जाए वैसा तो मुझे प्रश्न नहीं लगता है, सब बढ़िया लगता है। घर की कोई ज़रूरत नहीं है, गाड़ी आराम से रखिए और जहाँ मन है वहाँ लेके चल दीजिए। मतलब अच्छा है ना यार, सारा सामान आपका उसी में है, न पैकिंग का जरूरत न कुछ का जरूरत। बस आपको फ्लाइट पकड़ना है, गाड़ी बोर्ड कर दीजिए फ्लाइट में भाई गाड़ी फ्लाइट से पहुंच गया। मतलब इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी मज़ा, मुझे पर्सनली ऐसा मज़ा आता है कि बस गाड़ी तो वैसा ही एक लेना है और आप सबको उसमें बैठाना है और IAS के एग्ज़ाम उसी से दिलवाएंगे। और उसके बाद ताकि आप लोगों को दिक्कत भी ना हो, जहाँ जहाँ सबका सेंटर होगा ड्रॉप करते जाएंगे, सभी के लिए उसमें व्यवस्था होगा, आपको भी चिंता नहीं करना है। और रिजल्ट आने के बाद सारा खर्चा दे दीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए तो फिर हम लोग चाइना वाला शुरू करते हैं। और चाइना वाला पार्ट पेज नंबर क्या है, 51। ये अलग एक चलेगा, स्टोरी इंपॉर्टेंट है इसलिए देख लीजिए। अच्छा कोई बात नहीं, PDF होगा ना।